नमस्कार दोस्तों। कहते हैं मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और ऐसा ही कुछ बताया है केवी उत्तरलाई में पढ़ने वाले प्रिंस खत्री का, जिसने विज्ञान वर्ग के अंदर सीबीएसई बोर्ड में ज़िले को टॉप किया है। और ज़िले को टॉप करने के बाद में प्रिंस से जब बातचीत की गई तो प्रिंस ने जिस तरीके की बातचीत में कुछ बातें बताई, इसको देखकर सुनकर हम भी बहुत दुखी और परेशान हुए, क्योंकि प्रिंस के पिताजी का सपना था और प्रिंस के पिताजी का नाम जितेंद्र खत्री, जो कि व्याख्याता थे। उनका सपना था कि उनका बेटा ज़िले को टॉप करे और उनका सपना पूरा भी किया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। प्रिंस का परिणाम आया ही नहीं। इससे पहले ही एक दुर्घटना में प्रिंस के पिताजी चल बसे। प्रिंस का कहना है खुशी का माहौल तब होता जब पूरे परिवार के साथ में खुशियां मनाता, लेकिन मेरे पिताजी ने सपना देखा था और ईश्वर ने मेरे साथ बड़ी चोट कर ली, इसलिए खुशियां गम में तब्दील हो रखी है। खुशियां मनाने का मन ही नहीं करता। क्या कहना है प्रिंस का, आप खुद सुने उसी की जुबान। जी, मेरा नाम प्रिंस खत्री है और मेरे इस बार 94.4% बने हैं 12th के सीबीएसई रिज़ल्ट में। खुशी तो मुझे बहुत है, परंतु मेरे पिताजी के निधन होने के कारण अब मुझे इन चीज़ों में थोड़ा मन कम लगता है। अभी बीच में इससे पहले जेईई मेन की जो परीक्षा थी उसकी भी तैयारी कर रहा था, तो उसका भी जब रिज़ल्ट आया तो जो खुशी मिलनी चाहिए मेरे को उस रिज़ल्ट पे, वो खुशी दिल में आती नहीं है। क्योंकि अब जब आपको जिस इंसान को वो रिज़ल्ट दिखाना था वह इंसान नहीं है, तो वो खुशी भी अब झलकती नहीं है खुद के दिल में। बाकी रिज़ल्ट देखते ही मुझे तो लगा था कि रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा है, पर अब जिस इंसान को वो रिज़ल्ट दिखाना था वो तो मेरे साथ है नहीं। हालात पहले अलग थे, अब अलग है, पर जो भी सपोर्ट मेरे पिताजी ने मुझे किया है उतना सपोर्ट तो आज तक मैंने कोई और नहीं कर सकता। कभी भी अगर एक पेन भी चाहिए होता था रात के 12 बजे, अगर घर में नहीं होता तो पापा दुकान जाके लेके आ जाते थे। और जो भी किताब चाहिए होती थी, किताब कॉपी, भले आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एस चंद हो, जितनी भी किताबें थी हर किताब मेरे को मेरे पिताजी ने ला के दी। हर किताब का मैंने पूर्णतः उसका उपयोग किया। मैंने जब मेरे स्कूल वालों ने मेरा पूर्णतः सपोर्ट किया। मेरे स्कूल में अशोक चांद्रा सर ने बहुत फिज़िक्स में बहुत अच्छा पढ़ाया मेरे को। हमारी ममता मैम थी, हमें मैथ्स पढ़ाती थी 12th के में, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे केमिस्ट्री की मैम शालू मैम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। वो उन्होंने भी हमें अलग अलग तरीके की इक्वेशंस को याद रखना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब सिखाया। और हमारे सीएस के सर और कंप्यूटर साइंस के सर और इंग्लिश के सर ने भी बहुत हर हर वक्त सपोर्ट किया। और हमारा सिलेबस समय पे पूर्ण करवा के उन्होंने नवंबर दिसंबर में रिवीजन भी शुरू कर दिया था। उसके साथ मेरे कुछ भैया भी थे, जैसे संजय भैया, वो मैं फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाते थे। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी कोई चीज़ मुझे स्कूल में समझ नहीं आती तो मैं उनसे वहाँ पे उनके घर जाके पूछ लेता था। एक हमारे जीतू भैया करके थे, हमारे घर के पीछे ही रहते हैं, वो उनको मेरे को कभी केमिस्ट्री में कोई डाउट होता था तो मैं उनके पास चला जाता था। और अगर मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में सुप्रीमेसी करनी है तो उसके आप क्वेश्चंस कीजिए। हर किताब के अंदर 5-5, 10-10 हर टॉपिक के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इंटेक्स दिए रहते हैं, एक्सरसाइज के दिए रहते हैं। वो ख़त्म हो जाए तो अभी तो गूगल का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, उसके अंदर हर तरह के प्रश्न मिलते हैं हमें। आपको इजी प्रश्न चाहिए, इजी मिलते हैं, हार्ड चाहिए, हार्ड मिलते हैं, डिफ़िकल्ट चाहिए, लेंदी क्वेश्चन चाहिए, लेंदी मिलते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। हर टाइप के मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको। अब जैसे मैंने शुरुआत में पहला दिसंबर के अंदर हमारी डेट आई थी जेई की, तो मैंने पूरी की पूरी अपनी जितनी मेहनत थी सारी मैंने जेई पे लगा दी। जेई पे मुझे मेरे स्कूल के शिक्षकों ने भी सपोर्ट किया। कुछ मुझे विद्यालय में शीतकालीन अवकाश हो गया था, विंटर ब्रेक हो गया था, उसके मेरे को 20 दिन वो मिल गए। फिर 10-15 दिन हमारे वो प्रैक्टिकल्स के चल रहे थे, उसमें मेरे को स्कूल में टाइम मिल जाता था, मैं वहाँ क्वेश्चंस कर लेता था।
उसको करते करते मैंने पहला जब अटेम्प्ट दिया था जेई का, तब मेरे 90.28 परसेंटाइल आया था। फिर बाद में उसके जस्ट बाद हमारे फरवरी के अंदर, जनवरी में पहला अटेम्प्ट था मेरा 30 तारीख को, और उसके बाद में फरवरी में 24 तारीख से हमारा एग्ज़ाम था बोर्ड का। तो उसके अंदर भी हमने हमारे इंग्लिश, पहला पेपर इंग्लिश का था, मेरे पिताजी भी इंग्लिश के व्याख्याता थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमने हमारे इंग्लिश के जो टीचर थे उनसे बात की, उन्होंने भी हेल्प की। फिर धीरे धीरे 24 तारीख तक हम जब गए तो मैंने पहला पेपर दिया। पहला पेपर देते ही मुझे पता चल गया कि हाँ, इसमें अच्छे नंबर आए हैं, आगे वाले पेपर्स में भी अच्छे आएंगे। तो पहले पेपर में जब मैं पेपर दे के आया, मुझे पता चल गया अभी मेरे पेपर के अंदर। आपको ये उम्मीदें थी क्योंकि आपके साथ में दो थी, जेई की भी आप तैयारी कर रहे थे जेई की भी कर रहे और थे, ये दोनों साथ दोनों में। तैयारी साथ में कर रहे थे। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये होती है कि दोनों की तैयारियां टफ है, साइंस में करना और जिले को टॉप करना। क्या ये उम्मीदें थी या आप लगातार मेहनत थी उसी का? जी, जिले में टॉप की तो उम्मीदें कम ही थी, परंतु जेई के अंदर जो परसेंटाइल पहला पेपर आया था उसके अंदर तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि लेकिन वो थी भी कम परसेंटाइल, क्योंकि 8 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, उसमें से 90 परसेंटाइल का मतलब 80,000 ऑल इंडिया रैंक होती है। दूसरे पेपर जब हुआ उसका, जेई का, उसके अंदर 11.5 लाख बच्चे बैठे थे। 11.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया और मेरी रैंक आई है इस बार 58,000, 94.80 परसेंटाइल आई थी। तो इस बार मुझे लगता है कि ये पिछले बार से बेहतर गया। और जो हमारा स्कूल का जो बोर्ड का जब पेपर चल रहा था, तब मैंने जैसे जैसे पेपर दिए मुझे पता चल गया था इसके अंदर मेरे 90 से ज़्यादा आएंगे, इसमें मेरे 95 से ज़्यादा आएंगे। तो नंबर भी वैसे ही आए हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर मेरे 91 आए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स तीनों के अंदर मेरे 95 95 95 आए हैं। अच्छा, ये बताओ, जो विद्यार्थी है जो मेहनत करते हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं तो यही संदेश दूंगा कि आपको हर दिन है ना, एक से आधे से 1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना चाहिए। जो आपको स्कूल में पढ़ाया, अगर आप कहीं ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग करते हैं, उसमें जो पढ़ाए उसको आप एक बार वापस पढ़ें। उसी चीज़ को अगर आप एक बार वापस पढ़ लेंगे तो वो आपका रिकॉल हो जाएगा। फिर वो आप एक दो हफ्ते तक भूलेंगे नहीं, एक दो हफ्ते बाद उसको फिर वापस देखें, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी मेमोरी में बैठती जाएगी। यूँ नहीं कि हमने सोमवार को पढ़ा नहीं, मंगलवार को पढ़ा नहीं, बुधवार को आज हम 6-6 घंटे बैठ जाएंगे, उसका बेनिफिट नहीं मिलता। रेगुलर कंटिन्यू स्टडी करते हैं ना, घंटे भर की या 1.5 घंटे की किसी सब्जेक्ट को लिया, एक टारगेट बना दिया कि आज मुझे ये 4 टॉपिक करने, 4 टॉपिक क्लियर होते ही मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूँगा। 4 टॉपिक नहीं तो 3 टॉपिक क्लियर होते ही, अगर आपको लगता है कि अब हमने इसको ज़्यादा दे दिया, थोड़ा रेस्ट कर लो, 5-10 मिनट का चाय वाय पी लो, दोस्तों से बात कर लो, या टहल लो कहीं पे, 5-10 मिनट बाद वापस आके कुर्सी पे बैठ के वही वापस पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट की शुरू कर ले, ऐसे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात ये बताओ कि जो आप तैयारी कर रहे थे कि स्कूल में और जेई की दोनों की एक साथ चल रही थी, चल तो रहे थे। अपने आप में ये सेम पैटर्न रहता है या इसका सब्जेक्ट अपने आप में चेंज होते हैं? नहीं, सब्जेक्ट में चेंज कुछ नहीं होता। उसके अंदर जेई के अंदर एमसीक्यू टाइप होता है, और बोर्ड वाले में तो लिखित होता है। लिखित में भी 18 एमसीक्यू आते हैं उसमें भी, परंतु जो लेवल होता है ना क्वेश्चंस का, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हमें जो ओटीबीटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हमें रखनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो देखते ही लगता है कि हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं है, आधा आधा घंटा उसमें वेस्ट हो जाता है। वो आधा घंटा हमें वेस्ट नहीं करना होता। जैसे हमें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर बच्चे 11 से तैयारी शुरू कर रहे हैं, 11th में अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको मेहनत कीजिए, धीरे धीरे उस आधे घंटे को आप 20 मिनट पे लाइए, 10 मिनट पे लाइए, क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन को देखने के लिए भी हमें 10 सेकंड मिलते हैं कि अभी 10 सेकंड में हमें करना है या नहीं करना है। इतना ही समय मिलता है हमें पेपर क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और 90 क्वेश्चन है, 90 में से आपको 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब उसमें भी से 75 पूरे तो करने नहीं है, अगर आप उसमें से 50 से 60 भी कर देते हैं तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। मैंने इस बार 40 क्वेश्चन किए थे, 40 में से मेरे 35 सही हुए और मेरे 130 के आसपास नंबर आए हैं और मैं 94.80 परसेंटाइल बन गई। अच्छा और प्रिंस, ये बताओ, आपका एम क्या है? मतलब आप 12th को आपने टॉप किया है, जेई हाँ। में भी आपका होगा, आपका एम क्या है किस और जाना चाहते हैं, जी, कौन सी? मैं मेरा अभी जो एम है, अभी मैं जो कॉलेज जाके मैं कॉलेज में सीएस ब्रांच लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अभी सोच रखा है, क्योंकि जैसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न या जो ये ब्रांड बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनके जो सॉफ्टवेयर्स बनाने में
वो मुझे भी अपना योगदान देना है। अच्छा और अगर वहाँ मैंने कुछ समय अगर वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता उस मुकाम तक, तो दूसरा मेरा यह है कि मैं अगर इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर भी अपना योगदान देने का पूर्णतः मन है अभी मेरा। अच्छा, दूसरा ये बताओ, आपके पिताजी से आपकी रेगुलर, क्योंकि आपको पढ़ाने में वो खुद लेक्चरर थे, हम्म। तो रिजल्ट आ गया, आप जिले में टॉप कर दिया, हम्म। लेकिन आपके मन में उस समय क्या भाव थे जब आपको, क्योंकि ये खुशी जो थी आपके पिताजी को, पिताजी कहते थे आपको, या इस तरीके की क्या बातचीत होती थी कि आपको जिले को टॉप करना है, इस तरीके की क्या चर्चा होती नहीं, मेरे घर पे तो चर्चा बस इतनी ही होती थी कि जिले को टॉप करने का तो हमारे घर में किसी ने सोचा नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे। हमारे घर में तो एक यही चर्चा होती थी कि अगर तो किसी भी एक मतलब मेरे को मोबाइल दिया हुआ नहीं था कि एक दो मोबाइल वो ख़राब हो गए थे जो मैं यूज़ नहीं कर पाया, तो पापा ने कहा कि अब नया मोबाइल तेरे को तभी दिलाएंगे जब तू किसी एक सब्जेक्ट में 100 लाएगा, मतलब ऑल ओवर कंप्लीट पूरे नंबर लाएगा एक सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं मेहनत करता था। मुझे पता था कि जो पीसी है मैं उन तीनों में से मैं किसी एक में खींच लूँगा, पर उनमें मैं खींच नहीं पाया। सीएस के अंदर भी मैं 96 ही आए, तो जो ऑल ओवर जो रिज़ल्ट आया वो तो बहुत बेहतरीन आया, परंतु जो हमने सोच रखा था कि किसी भी एक सब्जेक्ट में मेरे पूरे नंबर आ जाए वो नहीं आ पाए। तो उसका थोड़ा मुझे दुख है, परंतु मेरे एक मित्र है क्या नाम था, भव्य मोदी, वो भी हम साथ में ही पढ़ते थे, उसके सीएस के अंदर 100 आए हैं इस बार के पेपर में, तो मुझे खुशी है उसके इतने नंबर आए हैं। अच्छा, दूसरा ये बात बताओ कि भी आपके तो पेपर की तैयारी थी, हालांकि जिले में टॉप करने के बाद में आप अपने आप में बहुत खुशी का माहौल होता है, हम्म। लेकिन आपके घर में इस बार स्थितियाँ उस तरीके की नहीं थी, तो मन में क्या फीलिंग क्या हुई? फीलिंग तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा था तब मुझे नहीं लगा था कि ये ज़िले में टॉप का होगा। मुझे लगा था मेरे से भी आगे दो चार बच्चे होंगे, परंतु दो चार बच्चे हैं पर वो दूसरी स्ट्रीम के हैं, साइंस के नहीं हैं। साइंस के अंदर तो शायद मेरा ही प्रथम स्थान पे है। और जो खुशी तो अब जो आती है वो तो अपने घर वाले जब साथ होते हैं तभी आती है, क्योंकि 12 तारीख को मैं एक महाराष्ट्र का कोई पेपर था इंजीनियरिंग का, वो मैं देने गया था। तो वहाँ पे मैंने घर से अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी निकाल के उस समय उधर ही रोल नंबर देखा था, क्योंकि आसपास में चर्चा हो रही थी कि 12वीं का रिज़ल्ट आया है। तो वही मैंने देखा, तो रिज़ल्ट 94.80 कर रहे, नहीं 94.4 परसेंटेज आए हैं। और वो देख रहे थे, वही बता रहे थे कि मुझे लगा अच्छे परसेंटेज है, मेरे से आगे भी दो चार बच्चे होंगे, पर मुझे उस वक्त पता था नहीं। और फिर कल मैंने अखबार में, मतलब मेरे को मेरे घर पे स्कूल वालों का कॉल आया था कि ये चीज़ें हैं, आप बताइए क्या आपका मनस्थिति क्या है, आप क्या क्या बोलना चाहते हैं। तो वो बताने के बाद अखबार में भी वो कल आया था, न्यूज़ आर्टिकल आया था। अच्छा, दूसरा ये बात बताओ कि जो आजकल विद्यार्थी कहें, छात्र कहें, मोबाइल की ओर बहुत ज़्यादा उनका, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल जी, कितना उपयोगी है, किस तरह के उपयोग करना चाहिए? उपयोगी तो बहुत है अगर आप मोबाइल का सही उपयोग करें, क्योंकि मैंने तो जो मोबाइल का उपयोग किया, मोबाइल तो हर बच्चा यूज़ करता ही है। मोबाइल में बच्चे गेम भी खेलते हैं, टाइम पास भी करते हैं, कुछ बच्चे रील्स भी देखते हैं, कुछ बच्चे, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको मोबाइल का यूज़ करना है तो एक लिमिटेड टाइम तक करें। कि मैं आज, जैसे हम जब सोते हैं तो सोते वक्त तो नहीं, परंतु जैसे अब मैं स्कूल से घर आ गया, घर आके मैंने थोड़ी रेस्ट कर ली, रेस्ट करने के बाद अब मैं पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करने के एक दो घंटे बाद, खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा मोबाइल चलाऊँगा या 2 घंटा मोबाइल चलाऊँगा, तो वो टाइम फिक्स हो जाए। पहले पढ़ाई का, बाद में मोबाइल का। अगर पढ़ाई करते हुए आपको लगता है कि आज मैंने 4 टास्क किए थे, चारों के चारों टास्क पूरे हो गए और अब मेरे पास समय बच गया, उस समय में आप मोबाइल चला लें। तो मोबाइल को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। मैं भी पहले चलाता था 11 में, मैं भी 6-6 घंटे मोबाइल चलाता था। वो 6-6 घंटे मोबाइल चलाते वो मोबाइल खुद ख़राब हो गया। अच्छा, दूसरा ये बता दो, अभी जेई का जो रिजल्ट आया है, इसमें आपकी रैंक कौन सी है ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में मेरे 58, 125 और 150 समथिंग, इतना मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब 58K के आसपास है, 58,000 के आसपास रैंक है मेरी। हम्म। और वो जिले में अगर कहें तो? ज़िले में तो वो ऐसे निकालते नहीं है, वो तो ऑल ओवर इंडिया निकालते हैं रैंक। ज़िले में एक मेरे भी मित्र थे, मयंक धायल, मयंक चौधरी, उनकी परसेंटाइल आई थी 97 के आसपास, उनकी 28,000 रैंक आई है सी ऑल ओवर।